कर्नाटक प्रदेश में एक तुमकुरू जगह लगती है। दरअसल वहां का रहने वाला देवराज एंटी होता है, जो कि बेंगलुरु के अंदर गोलगप्पे की दुकान चलाता है। 4 जून 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास पुलिस का उसके पास फ़ोन पहुंचता है। पुलिस कहती है कि जितनी जल्दी हो सके बोरिंग हॉस्पिटल पहुंच जाओ, तुम्हारी बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि पुलिस का आदेश था, इसको टाल नहीं सकता था। एक दो साथियों को लेकर सीधा बोरिंग हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां जाकर कहता है कि साहब, मेरे पास पुलिस का फ़ोन आया था। पुलिस वाले कहते हैं कि सीधे मोर्चरी में चले जाओ। मोर्चरी में जाने के बाद वहां देखना कि क्या तुम किसी को जानते हो, पहचानते हो। वो आदमी समझ ही नहीं पा रहा था, देवराज एंटी, कि आखिरकार पुलिस उससे ऐसा क्यों कह रही है। तभी एक सिपाही उसे अपने साथ लेके जाता है मोर्चरी के अंदर। वहाँ लगभग 11 लाश रखी हुई थी। 11 लाश को दिखाने के बाद वो कहता है कि क्या तुम इनमें से किसी को पहचानते हो। देवराज एंटी ने एक एक लाश को देखना शुरू किया, और जैसे ही एक अंतिम लाश के पास पहुंचता है तो उसकी चीख निकल जाती है। चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, और रोते रोते कहता है कि साहब, इसके कुछ भी मत करना, पोस्टमार्टम वगैरह कुछ मत करना, और इसको चीरना मत, फाड़ना मत, कुछ मत करना। इस तरह की बातें करने लगता है। उसे रोका जाता है, उसे समझाया जाता है, उसे पूछा जाता है कि कौन है ये। वो कहता है कि साहब, मेरा बेटा है। मैं गोलगप्पे की दुकान भले ही चलाता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इसको अपने पास नहीं बुलाया, काम नहीं करने दिया। बस मैं चाहता था कि पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने, बड़ा आदमी बने। मैं नहीं चाहता था कि छोटा मोटा काम करे। आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है। वो रोता हुआ, चीखता हुआ जब ये बात कर रहा था, तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि सरकार ने 10 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। बस इतना था कि उस गरीब आदमी को इतना गुस्सा आता है, और वो गुस्से से कहता है कि मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या मेरा बेटा तुम वापस ला सकते हो। दरअसल उन 11 लाशों में एक लाश थी मनोज कुमार की। दरअसल वो लाशें 11 की 11 यहाँ क्यों आई, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की, ये जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है 18 अप्रैल 2008 की ये बात है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक मैच खेला जाता है, और मैच था 20 ओवर का। जैसे मैच खेला जाता है उसमें 2 टीमें थीं। एक टीम का नाम KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, दूसरी RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये 2 टीम होती हैं, और टीमों के बीच में कड़ा मुकाबला होता है, और कड़े मुकाबले में KKR जीत जाती है और RCB हार जाती है। यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जब हार जाती है, उसके बाद फिर यहाँ से एक नया ऐसा गेम, ऐसा खेल क्रिकेट में शुरू हुआ था कि कम समय में ज़्यादा उसका लुत्फ़ उठाया जा सके, और इसका नाम रखा जाता है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। अब यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं, और जगह जगह पर ये जब मैच होते हैं तो पूरे देश ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों के लोग भी जो क्रिकेट को ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी इसका लुत्फ़ लेने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त आगे ऐसे ही बढ़ने लगता है। RCB जीत नहीं पाती है, क्योंकि पहला मैच वो हार जाती है। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता है। साल 2009 की ये बात है, वो फाइनल मैच में पहुँच जाती है, लेकिन फिर भी हार जाती है। साल 2011 में भी फाइनल पहुँच जाती है, फिर भी ये टीम हार जाती है। साल 2016 में भी पहुंच जाती है, और ये टीम RCB फिर भी हार जाती है। बात है 3 जून 2025 की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर IPL का मैच खेला जा रहा था, और ये फाइनल मुकाबला था। और फाइनल मुकाबला था RCB और पंजाब किंग्स के बीच में। दोनों में जब कड़ा मुकाबला था, महज 6 रन से पंजाब किंग्स हार जाती है और RCB जीत जाती है। 18 साल का ये सूखा था, और 18 साल के बाद जब ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जब जीत जाती है, तो जाहिर सी बात है, जो इसके टीम के कद्दावर खिलाड़ी हैं, नाम उनका विराट कोहली है। पूरा दुनिया उसको जानती है कि वो कितना बेहतरीन खिलाड़ी है। जैसे ही ट्रॉफी उनके हाथ में आती है, बस वो रोने लगते हैं। उनके रोने की जो उनके आंसू जो थे, वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगते हैं। साथ ही मीडिया के हर एक जगह हिस्से में, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, या फिर रेडियो की हम बात करें, जहां देखो वहां पर RCB की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। और जैसे ही जश्न की बात पहुंचती है बेंगलुरु के अंदर, तो लोग अपने घरों से, सड़कों से बाहर निकल आते हैं, और जहां भी देखो वहां RCB के नारे लग रहे थे। RCB जिंदाबाद, RCB RCB, इस तरह के नारे लग रहे थे। आखिरकार लोग रात भर झूमते हैं, और लगभग 1500 से ज़्यादा पुलिस वाले अब सुरक्षा में जुट जाते हैं जगह जगह। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई बात ना ख़राब हो जाए, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। पुलिस वालों रात भर उनकी खुशी में शामिल होते हैं, और कोई अप्रिय घटना से बचने की लगातार कोशिश कर रहे थे। अभी इसी बीच में RCB ने, जो उसकी प्रबंध कमेटी होती है, उसने एक ऐलान कर दिया कि हम एक विक्ट्री जुलूस निकालेंगे, और ये विक्ट्री जुलूस बेंगलुरु के अंदर विधान सौधा से लगभग 1 किलोमीटर एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम तक जाएगा। और उन्होंने अपील की कि अगर कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है, तो हमारी जो अपनी एक वेबसाइट है RCB की वेबसाइट,
वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री निःशुल्क पास मिल सकते हैं। आप जाइए, ऑनलाइन आवेदन करिए और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर इस प्रोग्राम में, इस विक्ट्री में, इस खुशी के लम्हों में आप शामिल हो सकते हैं। बस इतना आवाज़ लगाना था। उसके बाद जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, उनको चाहने वाले हैं, वो इतना खुश हो जाते हैं कि आरसीबी की वेबसाइट पर वो फ्री में पास हासिल करने के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और इतने लोग उस वेबसाइट को खोल देते हैं कि पूरी वेबसाइट ही क्रैश हो जाती है। कुछ लोगों को, ये 35,000 की क्षमता वाला स्टेडियम होता है। यहाँ पर एक स्वागत समारोह था और आरसीबी की टीम के लिए स्वागत के लिए बड़ी अच्छे से इंतज़ाम वगैरह किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ये महसूस होने लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये महसूस इसलिए होने लगा था जैसे कि लोगों को ये जानकारी मिली थी कि लगभग 1 किलोमीटर तक ये विक्ट्री का जुलूस जब निकाला जाएगा तो खिलाड़ी खुली बस के अंदर होंगे, छत पे होंगे, उन्हें हम दूर से देख सकते हैं, उनके साथ फ़ोटो लेने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें अपने कैमरों में कैद कर सकते हैं और ये लम्हा उनकी ज़िंदगी का यादगार लम्हा हो सकता है। क्योंकि 18 साल के बाद बेंगलुरु में जो खुशी आई थी, लोगों ने ये सोचा, उसके बाद चाहे बस हो, ऑटो हो, कार हो, मेट्रो हो, या पैदल चल रहे हों या बाइक से चल रहे हों, जैसा जिसका मौका लग रहा था वैसे वैसे लोग इस स्टेडियम की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इतना बढ़ते हैं कि उम्मीद नहीं थी, और जब ये उम्मीद नहीं थी तो पुलिस ने सहज ही अंदाज़ा लगा लिया था कि कुछ ना कुछ अप्रिय घटना हो सकती है। सीधा आरबीसी टीम के पास जाते हैं, उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, जाकर कहते हैं 4 जून 2025 की सुबह 11:56 के आसपास उनसे कहते हैं कि आप जो ये विक्ट्री जुलूस निकाल रहे हैं, बस इसे आप निकालिए मत, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। जगह जगह उन्होंने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये ऐलान कर दिया कि कोई विक्ट्री जुलूस नहीं निकल रहा है। जिनके पास हैं, जिन्होंने पास हासिल कर लिए हैं, सिर्फ वही स्टेडियम में शामिल हो सकते हैं, ज़्यादा भीड़ ना आए। लेकिन देखते ही देखते चाहने वालों को कौन रोक सकता था। खूब कोशिश भी की जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, 2.5 लाख, इस तरह से संख्या लगातार लोगों की बढ़ती चली जा रही थी। पैर रखने की भी जगह नहीं थी। कई कई किलोमीटर तक लोगों की सर ही सर दिखाई दे रहे थे। इसी बीच में आरसीबी की जो टीम होती है वो 1:30 बजे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट पर जाके उतरती है। वहाँ से बस पकड़ते हैं, लेकिन बस जो होती है वो खुली नहीं होती। इस बस के अंदर बैठा जाता है और विधान सौधा से जाने के लिए बस पकड़ ली जाती है। और आखिरकार जहाँ भी देखो, जिस गली से देखो, जिस चौराहे से देखो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, हर जगह से आरसीबी 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 के नारे लगाए जा रहे थे। लोगों में खुशी का माहौल था। इसी बीच में जो मेट्रो थी वो भर भर के चल रही थी। प्रशासन ने यह आदेश कर दिया कि मेट्रो को कब्बन पार्क में जो स्टेशन है वहाँ ना रोका जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो स्टेशन है वहाँ भी ना रोका जाए, क्योंकि इतनी संख्या लगातार बढ़ रही है, इन्हें आगे उतार दिया जाए। लेकिन उतारने से कोई फ़ायदा नहीं था। लोगों को अच्छा खासा वक्त मिल रहा था और वक्त मिलते मिलते जो स्टेडियम के पास वो पहुँच रहे थे, 3:30 बजे का समय हो जाता है। और जैसे ही स्टेडियम के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन लोगों को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। जितने भी गेट होते हैं, हर एक गेट को बंद कर दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में जिनके पास थे वो भी अंदर घुस रहे थे, जिनके पास नहीं थे वो भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। यहीं पर भगदड़ मचनी शुरू हो जाती है। पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लाठियां भाजने की कोशिश की, लेकिन भीड़ थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब इतनी भगदड़ मच जाती है कि वहीं पर नाले के ऊपर जो स्लैब होता है वो स्लैब टूटकर नीचे गिर जाता है। कई लड़के, कई युवा ऐसे होते हैं जो उसके अंदर गिर जाते हैं। अब लोग अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर भाग रहा है, तो कोई पैरों की तरह दबना शुरू हो जाता है, तो कोई अपनी जान बचाने के लिए किसी का दम घुटने लगता है। जहां संख्या लगभग 3 लाख के आसपास की हो और उस स्टेडियम में सिर्फ 35,000 की क्षमता हो, उन्होंने सोच लिया था कि ज़्यादा लोग इसके अंदर आएंगे तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। 35,000 से थोड़े बहुत ज़्यादा चल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते, इसलिए उन्होंने गेट को बंद कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने पहले ही आगाह किया था, लेकिन आरसीबी से जब ये कहा जाता है तो उन्होंने कहा कि कई खिलाड़ी विदेशी हैं, उनको आज या कल में जाना है, इसलिए हम ये सब नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। वो पुलिस प्रशासन वाले ये कहते हैं कि ये जो जुलूस है, आप एक काम करिए, आने वाले 8 जून को निकाल लीजिएगा। 4 जून को लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि उन्हें खिलाड़ियों से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। बस आप रुक जाइए। पुलिस की मानी नहीं जाती है और आरसीबी अपना कदम आगे बढ़ा देती है। हालांकि वो जुलूस नहीं निकाला जाता, बस उन्हें डायरेक्ट वहाँ पहुँचा दिया जाता है, लेकिन फिर भी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अब यहाँ भगदड़ मचती है और देखते ही देखते लगभग 47 लोग घायल हो जाते हैं और 11 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। कम से कम उम्र होती है 13 साल और अधिकतम उम्र 35 साल होती है। जितने भी थे सब युवा थे, टीनेजर थे
और इस तरह की जो घटना पूरे देश भर में जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो 18 साल के बाद जो आरसीबी को खुशी का माहौल मिला था वो कुछ ही देर में काफूर हो जाता है जब ये पता चलता है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद जहां देखो हर हिस्से में, चाहे वो दुनिया के जहां जहां पर क्रिकेट को पसंद किया जाता है, प्यार किया जाता है, फैंस तक जब वहां तक खबर पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल इसमें मरने वालों में एक दिव्यांशी होती है जो कक्षा 9 की छात्रा होती है। उसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है। वो चाहती थी जब विराट कोहली खुली हुई बस में आएगा तो वो उसे देखना चाहेगी। अपनी माँ अपनी चाची से कहती है और अपनी बहन से, बस हम लोग दूर से खड़े होकर देखेंगे, हमारे पास अगर स्टेडियम का पास नहीं है तो क्या हुआ, हम फोटो खींच लेंगे, बस मेरे साथ चलो। वो बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, वेटनरी की, लेकिन उसके सपना उस वक्त चकनाचूर हो जाता है जब भगदड़ मचती है तो 13 साल की दिव्यांशी की दम निकलकर उसकी मौत हो जाती है। आखिरकार एक लड़का होता है प्रज्वल जी की मां के पास एक फ़ोन पहुंचता है पुलिस वाले का। उन्होंने कहा कि ये 4 जून 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो पूछा जाता है कि क्या आप पवित्रा बात कर रही हैं? बोली जी हाँ, मैं पवित्रा बात कर रही हूँ। आप अपने जो बेटा है उसके बारे में कुछ जानती हैं? वो कहती है मेरा बेटा तो घर के अंदर सो रहा है। जैसी माँ ने जाके बात करा दीजिए, जब पुलिस वाले ने कहा, लेकिन जब जाकर देखा तो कमरे के अंदर था ही नहीं। और उसके बाद फिर पुलिस वाले कहते हैं कि वो वहाँ नहीं मिलेगा, आपको हॉस्पिटल में आ जाना चाहिए, यहाँ आकर देखना चाहिए। माँ ने अपने बेटे को देखा तो वो कह रही थी कि धोखे से चुपके से वो चलाया, ये क्रिकेट का इतना बड़ा दीवाना है, मैं नहीं जानती थी, अगर वह जानती तो उसे किसी भी कीमत पर आने नहीं देती। वो लड़का प्रज्वल जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वो भी मौत के उस काल के गाल में समा जाता है जहां से कभी वापस लौटकर आ नहीं सकते। ऐसे ही मनोज कुमार होता है जो बीबीए कर रहा है, 20 साल की उम्र होती है। उसके पिताजी पानी पूरी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। वो चाहते थे कि बेटा बड़े होकर अच्छी नौकरी हासिल करे और परिवार में जो हम लोग काम करते हैं वो ना करके अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरा इंसान रहे और परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन उनके सपने भी काफूर हो जाते हैं। वो भी वहाँ पर चला जाता है और वो भी भगदड़ का हिस्सा बन जाता है और मारा जाता है। ऐसी भूमिका होती है। भूमिका अपने दोस्तों के साथ आरसीबी की बहुत बड़ी फ़ैन थी और उसी के जश्न में वो शामिल हो जाती है। और उसने अपनी माँ को वीडियो कॉल करके कहा कि माँ देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, देखो। जो माँ को वीडियो कॉल करती है, लेकिन वो पता नहीं था कि ये ज़िंदगी की उसकी आखिरी वीडियो कॉल है, अपनी माँ से आखिरी बातचीत है। वो भी इस भगड़ का हिस्सा बन जाती है और 20 साल की भूमिक भी यहाँ पर मारी जाती है। सुहाना राजेश वो अपने 8 दोस्तों के साथ यहाँ पर आई थी जो मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है। उसके दोस्त तो बच जाते हैं लेकिन सुहाना राजेश यहाँ पर मारी जाती है। ऐसे ही अक्षिता पाई होती है। अक्षिता पाई पेशे से सीए होती है। उसका पति आशय रंजन होता है। वो दोनों आधे दिन की छुट्टी लेकर आए थे इस जश्न में शामिल होने के लिए। उन्हें सूचना मिली थी इंस्टाग्राम से कि यहाँ पर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो खिलाड़ी हैं उनका स्वागत होगा और यहाँ पर फ्री में उन्होंने पास की व्यवस्था कर ली थी। लेकिन पति तो बच जाता है, पत्नी अक्षता पाई मारी जाती है। ऐसे श्रवण होता है। श्रवण जो डेंटल का छात्र होता है और ये बिना बताए अपने घर वालों को यहाँ पर चला आता है और ये भी इसी का हिस्सा बन जाता है और यहाँ पर आकर मारा जाता है। कामाक्षी देवी जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होती है, जो कोयम्बटूर के उदुमलपेट की रहने वाली होती है, वो रिसर्च करती है अमेजन कंपनी के लिए और गेट नंबर 7 में धक्का मुक्की में इस कदर दब जाती है कि उसका दम निकल जाता है और वो भी मारी जाती है। ऐसे ही चिन्ने शेट्टी होती है, उम्र उसकी 19 साल के आसपास होती है। दोस्तों के संग यहाँ पर आने का इसने फैसला लिया था। वो अपने पिता को बताकर आई थी कि पापा वो आरसीबी के स्वागत के लिए बहुत सारे लोग जुटेंगे, मैं भी अपने दोस्तों के साथ चले जाऊँ। पिताजी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है, चले जाओ। लेकिन पिताजी ये नहीं जानते थे ये शायद इसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। वो भी इसमें मारी जाती है। पूर्णा चंदा जो कि मैसूर के इंजीनियर होते हैं, उनकी शादी की बात बेंगलोर में चल रही थी। उन्होंने ये दिन चुना था कि मैं अपनी पत्नी को भी देख लूँगा जिससे शादी हो रही है और जाकर बेंगलोर में जो आरसीबी का जश्न है उस जश्न में भी शामिल हो जाऊँगा। तो उनकी शादी का सपना काफूर बन जाता है, वो भी इसमें मारे जाते हैं। एक शिवालिंग होते हैं जो कि 17 साल के हैं। उन्हें जो कि यादगीर एक जगह होती, वहाँ के निवासी होते हैं। उनको टीसी लेनी थी स्कूल से और टीसी लेने के लिए आते हैं और टीसी लेकर वो सीधा बेंगलोर के उस चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि आरसीबी का स्वागत करेंगे। कुछ इसी तरह से 11 लोगों की जो मौत होती है, परिवार के लोगों को जब इनकी खबर चलती है तो परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हालांकि वहाँ की सरकार ने परिवार को सांत्वना देने की कोशिश की है और 10-10 लाख रुपये की घोषणा भी की है। आरसीबी की जो टीम होती है, जो प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने भी 10-10 लाख रुपये की घोषणा की है। लेकिन 10, 20, 50 क्या, अगर आप 1 करोड़ रुपये भी किसी को देते हैं तो शायद किसी का जो बच्चा गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। ये सिर्फ तसल्ली हो सकती है। जैसे क्या
एक गोलगप्पे लगाने वाला है, जो उससे कहा जाता है कि 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो कहता है कि मैं 50 लाख का इंतजाम कर सकता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर सकता हूँ, मुख्यमंत्री तो यहाँ आ सकते हैं, क्या मेरे बेटे को ला सकते हैं? जब वो बात ये कहता है तो उसकी आंखों के आंसू थे, वो पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। दोस्तों, ये जो घटनाक्रम होता है इसके पीछे की कई वजह होती हैं। जैसे हालांकि इस मामले को जो हाई कोर्ट है तो वो स्वतः संज्ञान लेता है और ये आदेश करता है जितनी कम समय में इसकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। लेकिन कारण जब पता चलता है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कि फ्री में एंट्री दी जाती है और इसी की वजह से वेबसाइट क्रैश हो जाती है, और जब वेबसाइट क्रैश हो जाती है 4 तारीख को घोषणा होती है कि यहाँ पर हम इस तरह से स्वागत समारोह होगा। गेट नंबर 12, 13, 3, 10, 7 इनको तोड़ने की कोशिश की गई थी कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो स्टेडियम के अंदर जैसे घुसने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। लाठीचार्ज के दौरान ही भगदड़ मच जाती है और लोगों की मौत हो जाती है। दोपहर 3:30 बजे के आसपास गेट इसलिए बंद कर दिए गए थे कि कहीं ज़्यादा लोग ना इसके अंदर चले जाएं और कहीं खिलाड़ियों को नुकसान न पहुंच जाए। लेकिन जो 10 नंबर गेट होता है वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे ही 5000 सुरक्षाकर्मी थे जो पिछले 36 घंटे से सुरक्षा में लगे हुए थे, जिनको सोने का भी अवसर नहीं मिला था, मौका नहीं मिला था। वो लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की सुरक्षा में लगे हुए थे। एक तरह से मजाक ही था कि 5000 सुरक्षाकर्मियों के हिस्से में ये 3 लाख लोग अगर आ जाएं तो जाहिर सी बात है कैसी स्थिति होगी, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। लेकिन एक बात जाते जाते हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं स्नेहमयी कृष्णा को। इन्होंने इस मामले में कब्बन एक जगह लगती है, कब्बन पार्क, वहाँ पर एक थाना है, वहाँ पर सीएम सिद्धार्थ मैया, डिप्टी सीएम शिव कुमार और कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ उन्होंने एक लापरवाही की शिकायत देते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये 3 टीम यानी कि कर्नाटक क्रिकेट टीम और साथ ही डिप्टी सीएम और सीएम ये जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उस वक्त घटनास्थल पर मौके पर बताए जा रहे थे। जाते जाते लखनपाल सिंह हैं और सत्या गुरु मंडल हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही अंकित हैं, उनकी पत्नी है रूपा, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें बिहार के गोपाल हैं, बिहार से ही अविनाश कुमार हैं, दिल्ली से राकेश कुमार गोयल हैं, रेवा मध्य प्रदेश से राहुल दिवांकर हैं, विक्की कुमार चंद्रवंशी, यशवंत पटेल कुशीनगर से, संजय कुमार जौनपुर से, अर्जुन नेपाल से, मिंटू हरिद्वार के रहने वाले हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।